हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 35 के बारे में। आईपीसी की धारा 35 जो है वो आपराधिक आशय से संबंधित है। इससे पहले हमने आईपीसी की धारा 34 सामान्य आशय के बारे में पढ़ी है। यदि आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसका वीडियो देख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 35, 36 और 37 के बारे में। 35, 36, 37 और 38 के बारे में, यानी कि आज हम 4 धाराओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 35 के बारे में। क्या कहती है ये? जबकि ऐसा कार्य इस आशय से आपराधिक है, इस कारण से आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। यानी कि जब कोई कार्य आपराधिक ज्ञान या आशय से किया जाता है तो वह आईपीसी की धारा 35 में कवर होता है। क्या कहा गया है? जब कभी कोई कार्य या जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति को ऐसे ज्ञान या ऐसे आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए वह उसी प्रकार दायित्वाधीन होगा मानो वह कार्य उसने अकेले ही किया है। यानी कि बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के कोई कार्य करते हैं आपराधिक ज्ञान के साथ, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार से जो है दायित्वाधीन होगा मानो वो कार्य उसने अकेले ही किया है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक सास है, बहू है और ननंद है। सास ने अपनी बहू से कहा कि तूने ये जो सोने चांदी की रकम पहन रखी है, इन रकमों को उतार करके और अलमारी में रख देते हैं, जब आवश्यकता होगी तब तू इन रकमों को पहन लेना। इस प्रकार से सास ने बहू से कहा। बहू ने इस बात का विश्वास करते हुए कि सास जो है उसको वापस रकम दे देगी, सारी रकम उतार दी और उतार के दे दी। तब सास ने ये कहा कि ये सारी रकम उतार करके मेरी बेटी को अर्थात तेरी ननंद को ये रकम दे दे। बहू ने ऐसा ही किया और ननंद ने वो रकम उठा करके अलमारी में रखी, अलमारी का ताला लगाया और चाबी जो है सास के हाथ में, यानी कि उस ननंद की मां के हाथ में जो है चाबी दे दी। यहां पर जो सास का आशय था, सास ये चाहती थी कि बहू से किसी प्रकार से रकम छुड़ा ली जाए और वो रकम फिर कभी भी उस बहू को वापस नहीं देने का निश्चय उसने अपने मन में किया हुआ था। लेकिन इस बात की जानकारी ननंद को नहीं थी। ननंद तो जो है 2-4 दिन के लिए अपने मायके में आई हुई थी और उसी कारण से उसने सोचा कि जो मेरी माँ है ये सही कह रही है कि भाभी के हाथ से रकम इधर उधर हो सकती है, इसलिए इसको सुरक्षित रख देना ही उचित है। यहाँ पर सास का जो आशय था वो ये था कि रकम कभी वापस नहीं देना है, जबकि ननंद का जो आशय था वो ऐसा आशय नहीं था। वह जो है यही चाहती थी कि जो है ये रकम जो है समय आने पर अपनी भाभी को वो मिल जाए, इसलिए उसने उन रकमों को सुरक्षित रखा हुआ था। तो यहाँ पर आशय की बात है। यहाँ पर यदि ये देखा जाए तो आपराधिक आशय जो है वो एक व्यक्ति का है और दूसरे व्यक्ति का नहीं है। यानी कि ननंद का जो है आपराधिक आशय नहीं है, जबकि सास का आपराधिक आशय है। तो काम ननंद ने किया है लेकिन उसका जो आपराधिक आशय नहीं है, इसलिए वो धारा 35 के अंतर्गत कवर नहीं होगी, जबकि सास जो है धारा 35 के अंतर्गत जो है कवर होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये देखना आवश्यक है कि आपराधिक आशय है या नहीं है। यदि ननंद का भी यही आशय होता कि वह अपनी जो है भाभी को रकम वापस ना करे और इस आशय से यदि वो अलमारी में रखती, तो ये माना जाता कि ऐसा उसने जो है आपराधिक आशय के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपराधिक आशय जो है वो होना आवश्यक है। यदि आपराधिक आशय नहीं है तो धारा 35 उस पर लागू नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 36 के बारे में। आईपीसी की धारा 36 क्या कहती है? ये कहती है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। यानी कि अंशतः कार्य यानी कि कोई ऐसा कार्य जो अंशतः किया गया है, यानी कि छोटा छोटा किया गया है, और
अंशतः लोप यानी कि ऐसा कोई लोप जो बहुत कम तरीके में यानी अंश रूप में किया गया है। इसको एक उदाहरण से हम पहले समझें, लेकिन उससे पहले हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? अंशतः कार्य, धारा 36 की बात कर रहे हैं। अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। क्या लिखा है? जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या परिणाम कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाएगा कि उस परिणाम का अंशतः कार्य या अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। कुल मिला के इसको हम एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भोजन देने के लिए दायित्वाधीन है और वो भोजन देता है उस व्यक्ति को, लेकिन उस भोजन में थोड़ा थोड़ा वो जहर मिला देता है ताकि उस व्यक्ति की मौत अचानक ना हो, उस धीरे 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 जहर के कारण उसकी मौत हो। इस प्रकार से वो 15-20 दिन के अंतराल में थोड़ा थोड़ा जहर दे करके उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने भोजन के द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति की हत्या कारित की है। तो अंशतः कार्य के लिए जो परिणाम है वो जो है धारा 36 के अंतर्गत बताया गया है। तो हम इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। इसमें दिया है का अंशतः या को भोजन देने के लिए अवैध रूप से लोप करके यानी कि भोजन देता ही नहीं है वो। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण जो दिया वो जहर के संबंध में दिया कि थोड़ा थोड़ा जहर दिया, यानी कि अंशतः कार्य उसने किया। अब मैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंशतः लोप के द्वारा, यानी कि यदि उसने थोड़ा थोड़ा जहर देके उसको मारा तो भी हत्या की, लेकिन यदि भोजन देने में लोप किया यानी भोजन दिया ही नहीं या कम कम भोजन दिया, आधी आधी रोटी दी, मतलब इस प्रकार से, तो या को भोजन देने में अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीट कर साशय मृत्यु कारित करता है, तो कहा यह जाएगा कि क ने मृत्यु की कारित करके हत्या कर दी है, यानी कि हत्या का दोषी वो माना जाएगा और धारा 36 भी उस पर लागू होगी। इस प्रकार से हमने पढ़ा धारा 36 के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं आईपीसी की धारा 37 के बारे में, यानी कि आईपीसी की धारा 37 क्या कहती है? किसी अपराध को गठित करने में कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति जो है अपने अपने समय में कार्य कर रहे हैं, मतलब दो जेलर हैं ऐसा समझ लेते हैं। 6 घंटे की एक जेलर की ड्यूटी और 6 घंटे की दूसरे जेलर की ड्यूटी है। तो जेलर जो है वो कैदियों को भोजन पानी की व्यवस्था कराने के लिए भी दायित्वाधीन होता है। तो एक जेलर क्या करता है कि भोजन जो है नहीं देता किसी विशेष कैदी को मृत्यु कारित करने के लिए के आशय से ये होता है कि एक जेलर जो है उसको नहीं देता भोजन, और वो दूसरे जेलर को भी ये समझा देता है कि इसको अपने को भोजन नहीं देना है। तो इस प्रकार से यदि वो करते हैं कि 6 घंटे की ड्यूटी उसकी है और 6 घंटे की ड्यूटी उसकी है और दोनों ही जो है उस कैदी को भोजन नहीं देते हैं, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये धारा उसके अंतर्गत, मतलब कि मृत्यु यदि कारित की है और हत्या का दोषी है तो धारा 302 तो लगेगी ही, प्लस में जो है धारा 37 भी उस पर कवर होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया। अच्छा, एक बात और है, यदि 6 घंटे की ड्यूटी एक जेलर की है और 6 घंटे की ड्यूटी दूसरे जेलर की है, ये दोनों ही जेलर आपस में बातचीत नहीं करते हैं, ये व्यक्ति भी यानी कि पहला जो जेलर है वो भी जो है खाना देने में लोभ करता है और दूसरा जेलर है वो भी जो है लापरवाही पूर्वक उसका लोभ करता है, खाना उसको नहीं देता है, जिसके कारण किसी कैदी की मृत्यु हो जाती है, तो भी ये धारा उस पर लागू होगी, यानी कि धारा 302 भी लगेगी मृत्यु हुई है तो, और ये वाली धारा भी यानी धारा 37 भी उस पर कवर होगी। हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार। किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या अकेले या किसी अन्य सहयोगी के व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में सआशय सहयोग करता है, तो वह अपराध जो है धारा 37 के अंतर्गत कवर होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है।
उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं। उदाहरण जो मैंने आपको बताया, एक उदाहरण वो ले लीजिए। दूसरा एक और उदाहरण इसी के अंतर्गत जेलर का ही हम एक और उदाहरण ले लेते हैं धारा 37 को कवर करने के लिए और समझने के लिए कि धारा 37 कब कवर होगी। मैंने पहले उदाहरण में बताया कि जो है एक जेलर 6 घंटे की ड्यूटी करता है, दूसरा जेलर 6 घंटे की ड्यूटी करता है, और वो दोनों ही आपसी सहयोग से यानी कि एक दूसरे की सहमति से किसी कैदी को वो भोजन देने में जो है लापरवाही करते हैं, भोजन देने में लोभ करते हैं, जिसके कारण किसी कैदी की मृत्यु होती है। तो वो मृत्यु के साथ मृत्यु में जो उसको सजा होगी उसके साथ साथ धारा 37 में भी कवर होगा वो। अब हमने दूसरा उदाहरण भी इसमें देखा कि दोनों जेलर जो है एक दूसरे को नहीं बताते हैं, उन दोनों को नहीं पता है कि वो क्या करना। ये 6 घंटे की ड्यूटी है, ये भी जो है कैदी को भोजन नहीं देता है, और दूसरा व्यक्ति दूसरा जेलर जिसकी ड्यूटी जो है 6 घंटे के बाद की है, तो क्रमशः वो अपनी अपनी ड्यूटी पर हैं लेकिन वो भोजन नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही जो है धारा 37 में कवर होंगे। एक उदाहरण और इसी का हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई जेलर 6 महीने तक की ड्यूटी करता है और दूसरा जेलर भी फिर 6 महीने की ड्यूटी करता है, यानी कि ये अलग अलग टाइम में ड्यूटी कर रहे हैं। 6 घंटे नहीं, हम यहाँ 6 महीने का कवर करते हैं कि मान लेते हैं कि ये 6 महीने तक उसने भोजन नहीं दिया, जिसके कारण से एक व्यक्ति कमजोर हो गया, मरा नहीं है, और दूसरे व्यक्ति ने यानी कि दूसरे जेलर ने भी फिर बाद में 6 महीने की ड्यूटी की और उसके अंतर्गत उसने भी भोजन नहीं दिया और इसके कारण वो व्यक्ति मर गया। तो यहाँ पर जो सजा होने वाली है वो किस प्रकार से होगी? दोनों को धारा 37 तो लगेगी ही, लेकिन दोनों में से जो पहला जेलर है उसको जो है मृत्यु कारित करने के लिए प्रयत्न का दोषी उसको माना जाएगा, यानी कि उसको धारा 307 लगेगी। धारा 307 में मृत्यु जो है कारित करने के लिए धारा 307 या धारा 308 कवर होगी इसमें। यदि आपराधिक मानव वध किया है तो धारा 308 लगेगी, और हत्या करने का प्रयत्न किया है तो धारा 307 लगेगी। प्रयत्न का ही दोषी होगा, क्योंकि उस समय जिस 6 महीने की ड्यूटी उसने की थी उस समय वो कैदी मरा नहीं था। दूसरा जो कवर होगा, दूसरा जो जेलर है उसने जो है उसको खाना देने में लोभ किया है, जिसके कारण से उस व्यक्ति की कैदी की मृत्यु हुई है, तो माना यह जाएगा कि वो जो जेलर है सेकंड वाला जो बाद में ड्यूटी जिसने की, वो जो है मृत्यु के अंतर्गत धारा 302 के अंतर्गत कवर होगा या आपराधिक मानव वध करने का दोषी होगा। पहला व्यक्ति आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न का दोषी होगा और दूसरा जो है वो आपराधिक मानव वध करने का दोषी होगा, या पहला व्यक्ति अपराध जो है, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। कुल मिला के हमने धारा 37 को समझा। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 38 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है आपराधिक कार्य में संयुक्त विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। इसको पहले हम उदाहरण से समझ लें कि धारा 38 को यदि हम उदाहरण से नहीं समझेंगे तो कानूनी लैंग्वेज में समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति आपस में मिले हुए नहीं है, वो तीसरे व्यक्ति को जो है मारना चाहते हैं। मारना क्या चाहते हैं? कुल मिला के इस प्रकार से हैं कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो गुस्सा दिलवाया किसने? जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा रही है उस व्यक्ति ने गुस्सा दिलवाया। उसके कारण पहले व्यक्ति ने जो है उसको मारा और मारने के कारण चोट उसको लगी। दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति गुस्से में नहीं है, पहले व्यक्ति मतलब दूसरे व्यक्ति को गुस्सा नहीं दिलवाया। मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं टोटल 3 व्यक्ति हैं, एक जिसकी हत्या की जा रही है वो है, और 2 जो है वो हत्या करने वाले हैं। पहला व्यक्ति जो हत्या करने वाला है वो गुस्से के कारण उस व्यक्ति की हत्या कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो बिना गुस्से के ही उस व्यक्ति की हत्या कर रहा है, आशय के साथ कि वो उसको मारना चाहता है, वो मार देगा। ऐसे में यदि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है तो पहला व्यक्ति जो गुस्से में आकर के मृत्यु कारित की है और चोट पहुंचाई है, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति जो है आपराधिक मानव वध का दोषी होगा, और दूसरा व्यक्ति जिसने उसको मृत्यु कारित की मिला, दोनों ने मिलकर ही मारा है उसको, तो दोनों ने मिलकर मारा है तब भी तो जो दूसरा व्यक्ति होगा वो हत्या का दोषी होगा। या अपन मान लेते हैं, ये तो हो गया एक उदाहरण काय के लिए, धारा 38 के लिए। दूसरा उदाहरण और एक छोटा सा समझ लेते हैं, यदि ये उदाहरण आपको समझ में नहीं आया हो तो दूसरा उदाहरण और समझ लेते हैं। कुल मिला के 3 व्यक्ति हैं
जिसमें से एक व्यक्ति की हत्या की जा रही है, मतलब हत्या जिसकी की जाएगी, और दो व्यक्ति हत्या करने वाले हैं। दो व्यक्ति हत्या करने वाले नहीं, उसके साथ मारपीट करने वाले हैं। पहला व्यक्ति का उद्देश्य ये है कि वो उसको साधारण चोट पहुंचाना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति का उद्देश्य ये है कि वो उसको जो है जान से मारना चाहता है। यदि पहले व्यक्ति ने उस व्यक्ति को, मतलब दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए क्या करा कि एक चांटा मार दिया, या उसको एक डंडे से मार दिया, लाठी से मार दिया, काहे के लिए कि वो उसको उपहति कारित करना चाहता था, सिंपल चोट पहुंचाना चाहता था इसलिए। और दूसरे व्यक्ति ने क्या करा कि एक फरसा लाया और फरसे के माध्यम से उसके सिर पर गंभीर चोट पहुंचा दी, और हत्या करने के प्रयास, मतलब हत्या करने के लिए ही उसने ऐसी चोट मारी जिसके कारण से वो व्यक्ति मर जाता है। तो इसमें जो मरा है व्यक्ति, उस व्यक्ति को मारने के लिए ये जो दो व्यक्ति हैं, जिसका एक का उद्देश्य था कि वो चोट पहुंचाना चाहता था, तो वो चोट पहुंचाने तक का दंड उसको मिलेगा, और दूसरा व्यक्ति जिसका उद्देश्य ये था कि वो उसको जान से मार देगा, और जान से मार दिया, तो वो जान से मारने के लिए दोषी पाया जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति हत्या के लिए दोषी होगा और एक व्यक्ति जो है उपहत्या के लिए दोषी होगा, यानी कि चोट पहुंचाने का दोषी होगा। तो इस प्रकार से जो है हत्या भले कारित कर दी गई है, लेकिन फिर भी उद्देश्य जो था, आशय जो था, वो अलग अलग थे, इसलिए अलग अलग दंड उन दोनों को मिले हैं। वो यहाँ पर धारा 38 में बताया गया। हम इसको एक बार पढ़ते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आपराधिक कार्य में संयुक्त यानी कि मिलकर संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे यानी कि अलग अलग अपराध के वो दोषी होंगे। कैसे कि जहां पर कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संयुक्त हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। यानी कि वो अपने अपने अपराध के लिए अपने अपने उसमें दोषी होंगे, उनके आशय के साथ। एक व्यक्ति का जो आशय है वो उस आशय के साथ दोषी होगा, और दूसरे व्यक्ति का जो आशय है उस आशय के साथ दोषी होगा। इस प्रकार से धारा 38 यहाँ पर बताई गई है। तो आज हमने कवर की आईपीसी की धारा 35, 36, 37 और 38, यानी कि 4 धाराओं को हमने कवर किया है। यदि आप आईपीसी से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, आपको पूरी की पूरी आईपीसी यहाँ पर उपलब्ध है, यानी कि आईपीसी की सभी धाराएं आपको मिल जाएंगी यहाँ पर क्लिक करने पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।